हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद योर ब्रोटेक में। तो आज हम लोग क्लास 8 की साइंस विषय की चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं। टाइटल है प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं। ज्ञान इंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को भी देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे हुए शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सब देखना कैसे संभव हो पाता है? आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें क्या है, किस चीज़ से आप देख रहे हो? जब इस पर लाइट पड़ रही है यानी प्रकाश पड़ रहा है तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। यही है इसका मेन टॉपिक। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? ये भी एक टॉपिक है। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तुओं को देख पाते हैं? यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हम लोग अंधेरे में किसी वस्तुओं को देख पाते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। हम लोग अंधेरे में किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रहा। अगर उस पर लाइट पड़ेगा और वो लाइट हमारे आँखों तक जाएगी तभी हम लोग उस जैसे उस चीज़ को देख सकते हैं, वस्तु को। इसका अर्थ है केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु में आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावृत हो सकता है। आपने कक्षा 7 में तो सीखा ही होगा कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा? आइए ज्ञात करें। अब है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? जैसे एंगल आई है, एंगल आई का है 60 डिग्री, तो एंगल आर का भी क्या होगा? 60 डिग्री। यही है परावर्तन के नियम। अगर यहाँ पे मैं एक शीशा बना देता हूँ, यहाँ पे एक लाइट आई और वो लाइट यहाँ पे टकराई और ये दूसरी की तरफ गई। ये जो होता है ये सिंबल, ये होता है आईना का यानी शीशा का। ये सिंबल होता है जिसमें आप जो अपना चेहरा देखते हो। यहाँ पे लाइट आई और यहाँ पे टकरा के गई। तो ये जो कोण बना रही है, ये कितना कोण बन रहा है? ये बन रहा है पूरे 90 डिग्री का कोण। तो ये जो हो जाएगा ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या होगा? ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एंगल आई जब 60 डिग्री है तो एंगल आर कितना डिग्री होगा, तो आप बिना सोचे लिख दोगे 60 डिग्री। जो एंगल आई का होगा वही एंगल आर का भी होगा। यहाँ पे बताया हुआ है। अपने मित्रों की सहायता से कागज का समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने के लिए वाली रेखा को जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था वही है। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ को उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। चित्र 60.2 आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। आप ये देखिए, ये जो है, ये जो लाइन आ रही है ये 90 डिग्री बना देगी। ये दोनों है जो 60 डिग्री बनाएगी, हो जाएगा। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है आईने का यानी शीशे का। अब है ये कोण आपतन
एंगल आई कहते हैं। एंगल आई परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण एंगल आर कहते हैं। चित्र 60.3 आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए। परीक्षणों को सारणी 60.1 में लिखिए। अब यहाँ पे दिया गया है आपका एक फोटो। इसमें ये हो जाएगा आपका आईना यानी शीशा। परावर्तन कोण ये हो जाएगा आपतन कोण। यहाँ से आया फिर यहाँ से टकरा के चला गया। ये जो आपतन कोण है ये कहलाएगा एंगल आई, और ये जो परावर्तन कोण है ये कहलाएगा एंगल आर। एंगल आर हो जाएगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। अब है 16.1 आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। क्रम संख्या ये जो है आपको दी गई है, इसमें आपको लिखना है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने, जैसे आपको कॉपी में इसको बना बना के देखना है अलग अलग तरीक़ों से, और यहाँ पे आपको लिखना भी है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं? यदि यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि आपतन कोण सतह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मेन टॉपिक हो जाएगा, वह आपतन कोण सतह परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे परावर्तन कोण का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम कहते हैं। आइए परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करें। और एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे एक बार इसे आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे आपको पहले एक कागज़ रख दिया है, उस पर लाइट मार रहा है, और यहाँ पे एक शीशा भी रखा गया है। ये आया और ये चला गया। ये पूरा कितना बनाया, 90 डिग्री का कोण। यही है इसमें। यहाँ पे भी है चित्र बी में। जब मेज पे कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यहाँ एक तल को निरूपित करती है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं, तो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। तब आप परावर्तित किरण को नहीं देख पाते हैं। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। यहाँ पे आपका एक और मेन टॉपिक है। ये जो है ये आप ये लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ये मेन हो गया। अब है पहली तथा बीजों ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किए। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। आप भी जो है ये क्रियाकलाप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इन क्रियाकलाप को किरण वन रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय क्षेत्रीय अनुसंधान एवं परिषद NCERT द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। बूझो को याद आया कि उसने क्लास 7th में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहली ने उसे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा था अथवा उल्टा था? क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के समान रखी थी?
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे आप खड़े हो और एक यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे जो है आपकी परछाई बन रही है, प्रतिबिंब हिंदी में, तो ये जो दूरी होगी क्या ये समान होगी? तो इसका आंसर है हाँ। अगर यहाँ से 9 मीटर दूर है, ये जो व्यक्ति है ये मिरर से 9 मीटर दूर है, तो ये जो परछाई है वो भी 9 मीटर दूर होगी। ये जो दूरी होती है वो समान होती है। ये भी क्वेश्चन कभी काल एग्जाम में आ जाते हैं। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर किया जा सकता था? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप के समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के में और अधिक समझे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एंगल वो यहाँ से टकराया, यहाँ पे गया, और ये जो है ना ये पर्दे के पीछे दिखाई देगा हमें। ये पर्दे के ऊपर भी ऊपरी भाग पे नहीं दिखाई देगा, पर्दे के पीछे हमें ये दिखाई देगा। और यहाँ पे एक अलग है, अगर ऐसा कुछ चीज़ हो कि जैसे यहाँ से आए और ये जो है फ्लैट ना हो के पूरा चपटा ना हो के खुद पूरी ऐसे कर्व है या रोड या फिर रास्ता कुछ भी हो, अगर यहाँ पे लाइट टकराएगी तो ये यहाँ पे जाएगी तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, इसका एंगल अलग होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टकराई किरण और यहाँ पे भाग गई, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये जो 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री होगी तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अलग अलग तरीके से ये कट जाता है। अब आगे है आपका परावर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए जब आप पिछली बार आप किसी केस प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। एक दूसरे दर्पण को सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। जैसे ये आप कभी सैलून में गए होंगे, तो सैलून जो नाई होता है वो बाल काटने के बाद आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखा देता है मिरर में, आपके पीछे का जो भी कुछ हुआ है बाल कैसे कटा है वो नहीं दिख सकता। तो आपको क्या करता है कि मिरर लगाता है आपके पीछे और आपको बाल आपको उस मिरर में इस मिरर में दिख जाएंगे। ये सिर्फ लाइट की वजह से होता है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने शरीर के पीछे वाले वालों को कैसे देख पाए थे? तो इसका आंसर होगा, देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और आप यहाँ पे देख रहे हो, डायरेक्ट यहाँ पे लाइट पड़ रहा है और यहाँ पे आपके आँखों में जा रहा है, और जो आपके पीछे तो नहीं देख पा रहे हो आप, तो इस यहाँ पे जो लाइट पड़ेगा वो आपकी आँखों में कैसे जाएगी? यहाँ पे जो लाइट पड़ेगा इसकी आँखों में जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, ऊपर चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, और लेकिन आपकी आँखों में नहीं जाएगा और ना आईने में जाएगा। तो करता क्या है ना, आपके पीछे एक प्रतिबिंब यानी आईना लगा देता है, तो आपके पीछे जो लाइट पड़ता है उस आईने में टकराता है और यहाँ पे जाता है, और ये फिर यहाँ पे आपके आँखों में चल जाता है, इसीलिए आपको अपना पीछे कैसा बाल कटा है वो दिख पाता है। अब है बहुप्रतिबिंब। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा, आइए देखें। अब यहाँ पे समतल दर्पण आया है, दो समतल दर्पण लीजिए। आपको दो समतल दर्पण लेना है, उन्हें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि उनके किनारे आपस में मिले रहे। चित्र 16.10। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए, आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये देखिए आपने दो समतल दर्पण रखे और उसे आपको टेप से चिपका दिया और यहाँ पे आपने सिक्का रखा, तो आपको कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? टोटल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2
नहीं, 1 2 यहाँ पे 3, आपको 3 प्रतिबिंब टोटल दिखने वाले हैं। समकोण पर रखे गए समतलों आप टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री का कोण ये बन सकता है, यहाँ पे 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री, 180 डिग्री भी हो सकता है, यारी पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के पड़ने वाले प्रतिबिंब की संख्या नोट कीजिए। आप यहाँ पे मोमबत्ती भी रख सकते हो, कुछ भी सामान यहाँ पे आप रख सकते हो। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे में समांतर खड़े कीजिए। देखिए आप मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। 316.11। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, ये जो है ये दर्पण है और ये दर्पण है और ये मोमबत्ती है। ये हो गया, एक दूसरे के समांतर पर रखे समतल में बने प्रतिबिंब। क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाए थे? एक दूसरे अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि जो ऊपर जो बताया गया था आप अपना बाल जो है पीछे कैसे देख पा रहे थे, कैसे कटा है, तो आपको मैंने तो बता ही दिया, आपको पता चल ही गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आप दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश। अब एक नया टॉपिक है सूर्य का प्रकाश। कक्षा 7th में आपने सीखा है कि सूर्य के प्रकाश का शेवत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यहाँ पे सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। एक और क्रियाकलाप 16.7 में करते हैं। अब ये नेक्स्ट है आपका 16.7, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं तब उनसे आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ये जो टॉपिक आपको बार बार आएगा। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसीलिए इसकी संरचना तथा कार्य विधि को समझाना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों में दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 16.14 कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशीय संरचना देख पाते हैं जिसे पारदर्शिक आइश कहते हैं। आइरिस में से एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को पारदर्शिक से नियंत्रित किया जाता है। पारदर्शिक नेत्र का वह भाग जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम पारदर्शिक के रंग का ही बात कर रहे हैं। पारदर्शिक नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। आइए देखें यह कैसे होता है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है आपका आँख कैसे बना रहता है। पहला होता है यहाँ पे पश्चाप पेशी, ये होता है आपका जो आँख का ऊपरी भाग होता है उसे पश्चाप पेशी कहते हैं। पारदर्शिक होता है आपके आँख में एक अंदर से एक नीली चीज़ रहती है उसे पारदर्शिक कहते हैं। और आपके आँख का जो होता है ये इसे क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे लेंस कहते हैं। और कॉर्निया होता है आँख का आपका निचली भाग, उसे कहते हैं कॉर्निया। प्रकाशिक तंत्रिक, उसे आपके आँख का पिछली भाग को पार्श्विक तंत्रिक कहते हैं। और आपके आँख को बीच के भाग को रेटिना कहते हैं। चेतावनी, इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग ना करें। आपको यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी आप लेजर टॉर्च का प्रयोग ना करें। लेजर टॉर्च जो रहता है वो आपके आँखों को नुकसान भी पहुँचा सकता है।
तो डोंट ट्राई दिस एट होम। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र से मोटा होता है? स्मरण कीजिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आंखों के बीच एक परत पर कोशिश करता है। इस परत को रेटिना डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब है शंकु। रेटिना अनेक तांत्रिक कोशिकाओं का बना होता है। तांत्रिक कोशिकाओं द्वारा अनुभव की नई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। आपकी आंखों जो देखता है ना वो उल्टा देखता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आप ये वीडियो ना उल्टा देख रहे हो। जब ये आपका जो ये आँख है आपको ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, मतलब दिमाग को मैसेज यानी संदेश पहुंचाता है कि ये जो चीज़ है हम लोग देख रहे हैं और इसको सीधा करो। तो ब्रेन जो है इसे सीधा कर देता है, यानी दिमाग जो है इसे सीधा कर देता है, तभी हमें ये चीज़ सीधा दिखाई देती है। अब है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुरगाई होते हैं तथा शल्काओं जो मंद प्रकाश के लिए सुरगाई होते हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तांत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तांत्रिक कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक नेत्रों की देखभाल। आप नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। नेत्रों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों को की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आप किसी नेत्र विशेषज्ञ यानी आई डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। अगर आपको आई डेंटिस्ट बोला है कि आपको चश्मा लगाना है तो आपको चश्मा लगाना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। आपको कभी भी खुली आंखों से सूरज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज से देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि लेज़र जो टॉर्च होता है वो बहुत हानिकारक होता है हमारी आंखों के लिए। तो उसे कभी भी हंसी मजाक में अपने आंखों पर मत मार लेना, ये बहुत हानिकारक होता है। अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक, अभी यही टॉपिक चल रहा है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत का कभी भी सीधा मत देखिए। मैंने आपको बताया था अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। आपको अपने आंखों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धो लें। आपको कभी भी गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक के नेत्रों को बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों को बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी आवश्यक अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। आपको जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, उससे आपका आँख अच्छा रहता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रोंदी है, इसीलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयव को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर खानी चाहिए और भी है फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे हो गया पालक हो गया तथा कोड लीवर हो गया। तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तेल भी होता है। अंडे हो गया, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए को भरपूर होता है।
अब ये जो टॉपिक है ख़त्म हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है चक्षासु विकृत वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं चक्षासु दृष्टि संबंधित अक्षमता से पीड़ित होते हैं। वो लोग देख नहीं पाते, मतलब अंधे होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचान का परिवर्तन करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकता है। अब आपका ये नेक्स्ट है बेल पद्धति। क्या है बेल पद्धति? है वो क्या है? चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। ये इसमें पूरी जानकारी इसकी दी हुई है। अब है आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा बचा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। चक्षु विकृत युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इससे पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखता की विधियाँ स्पर्श को पहचान कर निवृत्त होती है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीनों के द्वारा किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियों तथा मुद्रण मशीनों विकसित की गई हैं। अब यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1000 से कमेंट भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस